वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर बॉटनी वन शॉर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करें। यहां पर ये जो शब्द लिखा है परिवर्धन या जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट, वास्तव में ये शब्द दो शब्दों का योग है। वन इज ग्रोथ या वृद्धि और दूसरा शब्द है डिफरेंशिएशन या जिसे विभेदन कहते हैं। बेटा असल में जो परिवर्धन शब्द है, जब उसके अंदर ही ग्रोथ और डिफरेंशिएशन आ रहा है, बट फिर भी एनसीईआरटी ने अलग से चैप्टर के नाम में हमें वृद्धि शब्द लिखकर दे दिया, क्योंकि वो चैप्टर की शुरुआत में केवल वृद्धि को डिस्कस करेगा और जब वृद्धि की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तब जाके वो हमें पढ़ाना स्टार्ट करेगा परिवर्धन, और उस परिवर्धन के दौरान केवल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को या विभेदन की प्रक्रिया को। आइए सबसे पहले बिना देरी किए हम वृद्धि को पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे जो सभी पेड़ पौधे या पादप होते हैं वो लंबाई में व ऊंचाई में लगातार वृद्धि करते हैं, तो सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई, चौड़ाई या जिसे हम गोलाई कह सकते हैं उसमें लगातार वो वृद्धि करने वाले हैं। लेकिन उसी पेड़ की पत्तियां, पुष्प व फल निश्चित समय अंतराल में उत्पन्न होकर गिर जाते हैं और यही क्रम लगातार दोहराया जाता है। जैसे एक पेड़ है जो लगातार लंबाई में तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस पेड़ के फल, उस पेड़ की पत्तियां, उस पेड़ के पुष्प वो भी लगातार वृद्धि करते रहेंगे। वो वृद्धि करने के पश्चात एक निश्चित समय जब होगा उसके बाद वो पेड़ से गिर जाते हैं, वह पुनः प्रकट होंगे, पुनः गिरेंगे, यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो यहां पर हमें समझ आ रहा है कि पादप के कुछ भागों में लगातार वृद्धि की क्षमता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, जबकि पादप के कुछ भाग ऐसे हैं जिन भागों में सीमित वृद्धि की क्षमता है, उनमें लगातार वृद्धि की क्षमता मौजूद नहीं है। तो पादप एक है, बट उसके अंगों को वृद्धि के आधार पर हमने दो भागों में बांटा। एक वे जिनमें असीमित वृद्धि हो रही है और दूसरे वे जिनमें सीमित वृद्धि हो रही है। अगला एक क्वेश्चन और उठता है कि सर प्लांट का जो जीवन है वो स्टार्ट हुआ एक सिंगल सेल जाइगोट से। इसी जाइगोट से जो कोशिकाएं बनी उनने रूट बना लिया, कुछ ने स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ऐसी संरचनाएं बन रही हैं। मतलब एक कोशिका जाइगोट से प्रारंभ कर हम अनेकों प्रकार की बहुत सारी संतति या वंशज कोशिकाएं यहां पर उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कोशिकाएं वास्तव में उत्पन्न कैसे हुई और इनके उत्पन्न होने के पीछे कौन सी क्रियाविधि हेल्प कर रही है, वो यहां पर हमें समझना है कि भाई एक सेल जाइगोट थी, उसी जाइगोट से जो नई कोशिकाएं बनी उनने रूट बनाया, कुछ ने स्टेम बनाया। तो वास्तव में ये डिफरेंस कैसे आ रहा है कि कुछ कोशिकाएं जड़ बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं तना बनाएंगी, यही क्वेश्चन का आंसर हमें यहां ढूंढने का प्रयास करना है। चलिए स्टार्ट करें इस चीज को। बेटा वृद्धि का जो प्रथम चरण होता है या फर्स्ट स्टेप होती है ग्रोथ की, वो होती है बीज अंकुरण या जिसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। यदि अनुकूल परिस्थितियां हो, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब है हमारे बीज को अंकुरित होने के लिए जो तापमान की परास चाहिए, यदि तापमान की वो परास है, वातावरण में नमी है, मृदा के पोषक तत्व हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, इन्हें कहा जाता है अनुकूल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां होने पर बीज अंकुरित होगा, वह अंकुरित होने के पश्चात एक नए प्लांट को जन्म देगा। परंतु यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो बीज में अंकुरण होने वाला नहीं है, बीज के अंदर का भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है, जिसे निलंबित वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं या जिसे सस्पेंडेड डेवलपमेंट की प्रोसेस भी कहते हैं। सस्पेंडेड डेवलपमेंट या निलंबित वृद्धि से हमारा मतलब यह है कि बीज के अंदर के भ्रूण में उपापचय तो होगा, बट बहुत स्लो, वेरी स्लो रफ्तार से उसमें उपापचय चलता रहेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वृद्धि का प्रथम चरण बीज अंकुरण है,
कब होगा? अनुकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल में क्या होगा? सुप्तावस्था में जाएगा, निलंबित वृद्धि की अवस्था में जाएगा, वह अनुकूल परिस्थिति के आने का इंतजार करेगा। जैसे ही पुनः अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तब उन अनुकूल परिस्थितियों में उपापचय की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होगी, वह पुनः बीज में अंकुरण होना स्टार्ट होगा। यदि हम बात करें, हमारा जो प्लांट है, उस प्लांट की वृद्धि और परिवर्धन को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो आंतरिक व बाहरी होते हैं। इंटरनल व एक्सटर्नल फैक्टर रहेंगे जो यहां हमें डिस्कस करने हैं। चलिए, यहां सबसे पहले हम वृद्धि की यदि परिभाषा को लें, तो वृद्धि जीवित जीवों के लिए एक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशेषता है। इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन रहेगी कि वृद्धि किसी अवयव, अंग, यहां तक कि किसी एक भाग या कोशिका के आकार में होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़त है। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब एक बार वृद्धि हो गई, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप ये मत कहना कि सर वो हम यदि प्लांट को काट दें तो, बेटा वो आर्टिफिशियल हो गया। मतलब नेचुरल तरीके से वृद्धि केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल होती है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो पुनः परिभाषा सुने ध्यान से। पादप के किसी अवयव, उसके किसी भाग, अंग अथवा कोशिका के आकार में होने वाली अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़त को वृद्धि कहा जाता है। तो वो कैसी है? अनुत्क्रमणीय है, स्थायी है, उसे हमने बोल दिया वृद्धि। वीआईएमपी एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि वास्तव में जो वृद्धि है वो किस पर आधारित है? तो वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं पर, मेटाबॉलिक प्रोसेस पर व ऊर्जा के व्यय पर आधारित होती है। एनसीईआरटी से नीट 2025 में एज इट इज यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम इस वन शॉट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आप लगातार वीडियोस देखें, क्वेश्चंस लगाएं। दो ही काम करने हैं बायो में हमें। नंबर 1, थ्योरी हमें बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, और नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि यदि ये दो चीजें रहेंगी, तब जाके ही बायो का पेपर बहुत स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ हो पाएगा। अदरवाइज आप स्पीड में तो कर लेंगे, बट एक्यूरेसी मेंटेन तभी होगी जब पूरी की पूरी थ्योरी कंठस्थ हो, जब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हो। तो वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा? मान लो वृद्धि की परिभाषा के लिए सत्य असत्य कथन पूछ लिया, तब हमें चुनना होगा कि वृद्धि पादप के किसी अवयव, अंग, भाग, यहां तक कि एक कोशिका के आकार में होने वाली अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़त। तो वो यहां जो 4 स्टेटमेंट देगा ना, उनमें से एक में लिखेगा अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़त, जो सही है। एक में लिख देगा उत्क्रमणीय स्थायी बढ़त, उत्क्रमणीय गलत हो गया। पेपर हॉल में ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना, बहुत छोटा सा चेंज रहेगा। एक में दे देगा अनुत्क्रमणीय अस्थायी बढ़त, तो आप समझ ही गए होंगे हमारा आंसर रहेगा अनुत्क्रमणीय स्थायी बढ़त। मतलब अनुत्क्रमणीय भी होना और स्थायी भी होना, अस्थायी होने से काम चलने वाला नहीं है। नंबर दूसरा क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से बनेगा कि वास्तव में वृद्धि किस पर आधारित है? वो उपापचयी प्रक्रियाओं व ऊर्जा के व्यय पर आधारित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है, पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है, अपरिमित या जिसे असीमित बोलते हैं। बेटा पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, और पौधे जीवन भर वृद्धि कर सकते हैं, इसका कारण है कि पौधों के निश्चित स्थानों पर विभजीयोतकों की उपस्थिति। पुनः सुनना ध्यान से, अपरिमित वृद्धि का मतलब क्या है? अपरिमित वृद्धि का मतलब है पौधों में जीवन भर वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन उठेगा कैसे पाई जाती है? तो पौधों के कुछ खास स्थानों पर विभजीयोतकों की उपस्थिति होती है, और ये विभजीयोतक लगातार डिवीजन करते रहते हैं, लगातार इनकी कोशिकाओं में विभाजन होते रहता है। तो विभजीयोतक की क्रियात्मकता से
यदि लगातार प्लांट में नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता रहे तब इसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहते हैं, वृद्धि का ओपन मॉडल कहते हैं। तो पादप की वृद्धि अपरिमित भी है और खुले स्वरूप में भी है। खुले स्वरूप के लिए मैं लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के एंड में एक और डेफिनेशन तुम्हें दूंगा कि खुले स्वरूप का मतलब यह है, वास्तविक मीनिंग यही है जो अब मैं बता रहा हूं कि कुछ स्थानों पर तो लगातार वृद्धि हो रही है, जैसे लंबाई बढ़ने में, गोलाई बढ़ने में, और कुछ स्थानों पर सीमित है। मतलब दोनों तरह की जो वृद्धि है, सीमित भी और असीमित भी, उसे बोलते हैं वृद्धि का खुला स्वरूप। बेटा अगला है कि जो रूट एपाइकल मेरिस्टेम होता है और सूट एपाइकल मेरिस्टेम, भाई ये दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राथमिक विभजियोतक हैं, जिनके द्वारा प्लांट की जो लंबाई है वो बढ़ती है। और इन दोनों में लगातार वृद्धि की क्षमता या लगातार विभाजन की क्षमता भी होती है। ये अक्ष के समानांतर प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो क्या क्या याद रखें कि रूट एपाइकल, सूट एपाइकल दोनों प्राथमिक हैं और लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। बेटा एक होता है हमारे पास में लेटरल मेरिस्टेम, और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इसके द्वारा पादप की चौड़ाई अथवा गोलाई में वृद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए कल शब्द याद रख लेना आप लोग, कैम्बियम। कहीं भी आप कैम्बियम लिखा देखें मतलब समझ जाना वो लेटरल मेरिस्टेम है या वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। एनसीईआरटी हमसे अगला क्वेश्चन पूछती है, क्या वृद्धि माप योग्य है अथवा माप योग्य नहीं? तो हमारा आंसर है कि जो वृद्धि है वो कैसी होती है? माप योग्य होती है। आप कोशिका के स्तर पर जीवद्रव्य की मात्रा के आधार पर वृद्धि का मेजरमेंट कर लें। दो सेल हैं, जिसमें जीवद्रव्य ज्यादा है उसमें वृद्धि ज्यादा है, जिसमें जीवद्रव्य कम है उसमें वृद्धि भी कम है। वृद्धि को मापने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप कोशिका की संख्या, ताजा भार, शुष्क भार, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, इन चीजों को भी आधार बना सकते हैं। तो अपन एक बार यहां साइड में लिखें, कोशिका की संख्या यानी कि नंबर, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, इसके अलावा लंबाई या लेंथ को आप ले लें। इसके अलावा यहां पर हम ले सकते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया। यदि हम संख्या का एग्जाम्पल लें तो मक्के की मूल सीड्स की कोशिकाएं, रूट एपाइकल मेरिस्टेम की कोशिकाएं प्रति घंटे 17,500 नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। तो ये संख्या के लेवल पर वृद्धि को मेजर करने का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। बात करें यहां पर लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, फ्रेश वेट, ड्राई वेट के बारे में भी बता दूंगा मैं, पर जो एग्जाम्पल पहले एनसीईआरटी ने दिए पहले वो डिस्कस कर लें। लंबाई की वृद्धि को मापने के लिए या लंबाई के आधार पर वृद्धि को देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक पराग नलिका की लंबाई में होने वाली वृद्धि, क्योंकि पराग नलिका लंबाई में वृद्धि करेगी, उसकी चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती। क्षेत्रफल के स्तर पे आप एक पृष्ठाधारी पत्ती की होने वाली वृद्धि को यहां पर मेजर कर सकते हैं। और आयतन के लिए उन्होंने तरबूज का एक एग्जाम्पल दिया है कि तरबूज की एक कोशिका अपने आकार को 3.5 लाख गुना तक बढ़ा सकती है। तो नंबर में मक्के की मूल सीड्स कोशिकाएं 17,500, लंबाई में पराग नलिका, आयतन में पृष्ठाधारी पत्ती, और क्षेत्रफल में पृष्ठाधारी पत्ती, और आयतन में हमारा आ जाएगा तरबूज की कोशिका। बात करें फ्रेश वेट और ड्राई वेट की, तो आप एक प्लांट को ले लें, मान लेते हैं चने के प्लांट का वजन हमने जनवरी की शुरुआत में किया और उसी चने के प्लांट का वजन हमने जनवरी के एंड में किया, तो आप पाएंगे इस दौरान लगातार उसमें बीज जो हैं उनका आकार बड़ा हो रहा होता है, उनके अंदर भोजन ज्यादा बन रहा होता है, तो वेट में वृद्धि हो जाएगी। यदि वृद्धि के चरण को देखें तो वृद्धि के साथियों 3 चरण होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन
और मैचुरेशन। विभजियोतकी चरण में मेनली आप रूट एपाइकल मेरिस्टेम, सूट एपाइकल मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में हम लेटरल मेरिस्टेम को ले सकते हैं। आइए मेरिस्टेम चरण की कोशिकाओं की विशेषताओं को समझ लें। पहले आप ये समझ ही चुके हैं, मेरिस्टेम मतलब वो जिसमें विभाजन होना है। अब जब विभाजन होना है तो आप सोचकर देखें, कोशिका भित्ति पतली या मोटी, तो आपका आंसर आ रहा होगा सर पतली कोशिका भित्ति रहेगी, और ये भित्ति सेलुलोजिक होगी, जो सेलुलोज से बनी होगी। इस पर किसी भी तरह का कोई जमाव मिलने वाला नहीं है, और चूंकि इन कोशिकाओं को विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं उत्पन्न करनी है, वो जो नई कोशिकाएं रहेंगी उन्हें भी तो कोशिका द्रव्य देना है। अतः मेरिस्टेम की कोशिका पतली भित्ति वाली है, सेलुलोजिक है, जिसके ऊपर कोई जमाव मौजूद नहीं है। कोशिका द्रव्य अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब कोशिका द्रव्य बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है तब यहां पर रिक्तिका अनुपस्थित होगी, वैक्यूल एब्सेंट होगी। मेरिस्टेम क्षेत्र के जस्ट पीछे वाला जो क्षेत्र है वो इलोंगेशन का क्षेत्र है, या जिसे दीर्घीकरण का क्षेत्र कहा जाता है। दीर्घीकरण के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होना है वो होना है एनलार्जमेंट, वैक्यूलाइजेशन एंड डिपोजिशन। आप चाहें तो याद कर लें कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं वेद पढ़ती हैं, VED वेद। V फॉर वैक्यूलाइजेशन होगा, रिक्तिका भवन होगा, कोशिका के आकार में वृद्धि या एनलार्जमेंट होगा, और यहां पर होना स्टार्ट होगा डिपोजिशन या जमाव होगा। तो मेरिस्टेम में कोई जमाव नहीं है, कोई रिक्तिका नहीं है। यहां जमाव हो जाएगा, रिक्तिका बन जाएगी, आकार बड़ा होना चालू हो जाएगा। बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन के क्षेत्र में कोशिकाएं अपने अंतिम अधिकतम आकार को ग्रहण कर लेती हैं। जो मैचुरेशन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र वाली कोशिकाएं अपने अंतिम, अपने फाइनल मैक्सिमम आकार को ग्रहण कर लेती हैं। वह विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमने पिछले जो भी अध्याय रहे, चाहे वो एनाटॉमी हो, मार्फोलॉजी हो, इन चैप्टर्स में हम जिन सेल्स की स्टडी करते हैं, या हमारे प्लांट की सेल्स हो, पत्ती वाली मीजोफिल कोशिकाएं, या एपिडर्मल सेल, या हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं मैचुरेट सेल हैं, मैचुरेशन के क्षेत्र वाली कोशिकाएं हैं। क्योंकि इन कोशिकाओं ने अपने अधिकतम आकार को ग्रहण भी कर लिया है, साथ ही साथ ये कोशिकाएं अपने कार्यों को संपादित करने के लिए विशिष्टता को प्राप्त कर चुकी हैं। हम आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। तो प्रति इकाई समय के दौरान होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। बेटा जब भी ऐसा लिखते हैं ना प्रति इकाई समय, तो प्रति इकाई समय कहने का मतलब है आपको यदि वृद्धि लेना है तो आपको टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मान लो आप ए और बी में वृद्धि की तुलना कर रहे हो, ए की वृद्धि को यदि आप 1 घंटे में चेक कर रहे हो तो बी की वृद्धि को भी आपको 1 घंटे में ही चेक करना होगा। मतलब दोनों में समय सेम लेना होगा, तब जाके हमें मिलेगी एक्चुअल वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। तो परिभाषा क्या है? प्रति इकाई समय के दौरान होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है, वन इज अरिथमेटिक ग्रोथ रेट या अंकगणितीय वृद्धि दर, एंड सेकंड इज जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट या ज्यामितीय वृद्धि दर। बेटा ये जो अंकगणितीय वृद्धि दर है, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक सेल रहेगी। यदि डायग्राम ना दिख रहा हो तो मैं यहां अलग से दिखा देता हूं। एक सेल है, ये सेल है मेरिस्टेमेटिक। इस सेल से बनेंगी दो में से एक तो रहेगी मेरिस्टेमेटिक, एक हो जाएगी परमानेंट। इस मेरिस्टेम से फिर से बनेंगी 2, एक रहेगी मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट अभी वाली और एक परमानेंट पुरानी वाली। तो अंकगणितीय वृद्धि का मतलब है कि विभजियोतक से उत्पन्न होंगी 2 कोशिकाएं, 2 में से एक विभजियोतक रहेगी, एक हो जाएगी स्थायी। अगली बार पुनः उत्पन्न होंगी 2 कोशिकाएं, उसमें से एक विभजियोतक रहेगी और एक परमानेंट या एक स्थायी हो जाती है। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ रेट,
और अरिथमेटिक ग्रोथ रेट जब इस तरह से हो रही है तो आप देखें यहां एक सेल से यहां दो बनी तो एक की वृद्धि हुई, फिर दो से हो गई तीन, फिर एक की वृद्धि। तो यहां पर अंक गणितीय में वृद्धि की दर हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा स्थिर होती है। बात करें ज्यामितीय वृद्धि दर, एक से दो, चार, आठ, 16, 32, 64, 128, 256 लगातार नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता रहेगा, वो भी चर घातांकी रूप से, क्योंकि विभज्योतक से बनने वाली हर एक कोशिका भी विभज्योतक के रूप में ही काम करेगी। तो आइए इनके अंतर देख लें। अंकगणितीय में विभज्योतक से उत्पन्न होने वाली एक कोशिका विभज्योतक रहेगी, एक स्थायी या परमानेंट हो जाएगी। ज्यामिति में विभज्योतक से उत्पन्न होने वाली दोनों कोशिकाएं विभज्योतक ही रहेंगी व आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। अंकगणितीय वृद्धि दर में प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरणों तक होने वाली वृद्धि एक कांस्टेंट रेट से होती है, हर स्टेप में केवल एक एक सेल बढ़ती है। जबकि ज्यामितीय वृद्धि में हर स्टेप में कोशिकाओं की संख्या पिछले चरण में जो वृद्धि हुई थी उसकी तुलना में दोगुनी हो जाती है। यदि पिछले चरण में 2 सेल इंक्रीज हुई थी तो अब अगले चरण में 4 सेल इंक्रीज होंगी, 4 हुई थी अगले में 8 सेल इंक्रीज होंगी। जबकि अंक गणितीय में ऐसा नहीं होता, उसमें हर चरण में होने वाली इंक्रीमेंट या होने वाली वृद्धि समान होती है। जो अरिथमेटिक मॉडल है उसकी इक्वेशन है LT बराबर L0 प्लस RT, इक्वेशन बनेगी Y इक्वल टू MX प्लस C। मतलब बड़ा ही सिंपल सा एक ग्राफ हम चाहें तो यहां पर ड्रा कर सकते हैं y बराबर mx प्लस सी के लिए, कि ये x एक्सिस पर हमें लेना है टाइम को, y एक्सिस पर हमने ले लिया LT लेंथ आफ्टर t, c अंतःखंड है जो बताएगा L0 को, और यहां से हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि m पॉजिटिव है और m बताता है स्लोप को, C बताता है अंतःखंड को। अंतःखंड का मतलब है ग्राफ y अक्ष पर किस बिंदु से स्टार्ट होगा। यदि ये L0 माइनस होता तो ग्राफ नीचे से चालू होता, यदि ये m माइनस होता तो ग्राफ की ढलान ऊपर ना होके ग्राफ की ढलान नीचे की ओर हो जाती। बट हमारी इक्वेशन तो ये है LT बराबर L0 प्लस IT, उसके लिए ये ग्राफ मिलेगा। WT बराबर W0 e टू दी पावर IT, ये है ज्यामितीय वृद्धि दर के लिए समीकरण। यहां पर यदि हम ग्रोथ का मॉडल देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा कि शुरू में जो ग्रोथ हो रही है वो बड़ी स्लो स्पीड से, अचानक से फास्ट, और फिर कांस्टेंट हो रही है, स्टेशनरी हो रही है। जब ग्रोथ स्लो हो रही है इसे बोलते हैं लैग फेज, बहुत तेज लॉग फेज, और यहां पर हमारी स्टेशनरी फेज हमें देखने को मिलेगी। ये जो लॉग फेज है इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहा जाता है, जो e टू दी पावर RT से डिनोट होगा। WT बराबर W0 e टू दी पावर RT वाली इक्वेशन तभी वैलिड है जब संसाधन असीमित हो, क्योंकि संसाधन असीमित होने पर ही लगातार हमें लॉग फेज मिलेगी, और यदि संसाधन सीमित हो गए एक समय के बाद तो फिर हमें अनंत स्पर्शी या हमें स्टेशनरी फेज यहां पर देखने को मिलती है। बेटा यहां पर ये इन्होंने अगेन वो ही ग्रोथ के मॉडल्स को डिस्कस किया है। ग्रोथ के 2 मॉडल और देखना, बहुत मजा आएगा आपको। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, निरपेक्ष वृद्धि दर और सापेक्ष वृद्धि दर। आइए पहले डायग्राम देखें। ये हमारे पास में पत्ती ए है, ए के आकार में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान 5 सेंटीमीटर से बढ़ के ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ग्रोथ हो गई है 5 की। यहां प्रारंभिक आकार था 50, बढ़ के हो गया है 55, मतलब यहां भी ग्रोथ हुई है 5 की। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की परिभाषा है प्रति इकाई समय में होने वाली कुल वृद्धि। तो प्रति इकाई समय में ए में भी जो वृद्धि हुई वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हुई, बी में भी जो वृद्धि हुई वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हुई। तो यहां पर प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो आप देखें ए में 5 सेंटीमीटर, बी में भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों ही पत्तियों के लेवल पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो समान है, सेम है।
बट बात करें रिलेटिव ग्रोथ रेट की, रिलेटिव की परिभाषा लिखी है यहां प्रति इकाई प्रारंभिक मापदंड के आधार पर। मतलब आपको इसमें इनिशियल वैल्यू को भी ऐड करना होगा। इनिशियल वैल्यू थी 5, फाइनल है 10, मतलब यहां वृद्धि हो गई है 100% की। इनिशियल है 50, फाइनल है 55, वृद्धि हुई है केवल 10% की। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट को देखें तो वो पत्ती ए में हुई है ज्यादा और पत्ती बी में हुई है कम। तो हमें समझ आ गया, एक होती है एब्सोल्यूट निरपेक्ष वृद्धि की दर, जो केवल और केवल कुल वृद्धि पर डिपेंड करेगी कि भाई कुल वृद्धि यहां भी 5 की है, पास में भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ही है, मतलब वो सेम है। लेकिन प्रति इकाई प्रारंभिक मापदंड को लेकर होने वाली वृद्धि को रिलेटिव ग्रोथ रेट कहा जाता है। यहां बेटा एक और पॉइंट याद रखना, आर शब्द जो है उसे दक्षता सूचकांक कहते हैं। ये आर आपको जब इकोलॉजी में मिलेगा तो बर्थ माइनस डेथ बी माइनस डी होता है। यहां जो आर है वो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वो दक्षता सूचकांक है। वृद्धि ज्यादा मतलब पादप उस समय ज्यादा दक्ष है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। वृद्धि यदि कम हो रही है मतलब पादप उस समय कम दक्ष है, उस समय उस पादप के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करें वृद्धि के लिए दशाएं। तो वृद्धि के लिए दशाओं में हमारे पास में वाटर, ऑक्सीजन, पोषक, इष्टतम ताप, पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण है। यहां पर यदि हम डिस्कस करें सबसे पहले वाटर को, तो पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं। इसके लिए इन्हें पानी चाहिए, जल की आवश्यकता है। अतः प्लांट में जितना ज्यादा पानी होगा वृद्धि की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसके अलावा एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए जल एक उपयोगी माध्यम उपलब्ध कराता है और इस माध्यम पर ही एंजाइम्स जो हैं वो क्रिया करते हैं। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त कराने में हेल्प करता है। पोषक तत्व जो हैं ये जीवद्रव्य के संश्लेषण में सहायता करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इष्टतम ताप से हमारा मतलब है कि हर एक प्लांट को वृद्धि के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या उसकी एक रेंज चाहिए, एक परास चाहिए। यदि उस परास में डिस्टरबेंस होता है तो डिस्टरबेंस होने पर फाइनली वो प्लांट की वृद्धि प्रभावित होगी। ऐसे ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश व गुरुत्वाकर्षण भी पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। स्टार्ट करें विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। यहां आप समझना, मान लीजिए मेरे पास में ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं, यदि उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाए तब वे बनेंगी प्राइमरी परमानेंट सेल बनेंगी। और प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट बनने की जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या इसके लिए ही शब्द है हमारे पास में विभेदन। यदि इन परमानेंट कोशिकाओं में आवश्यकता पड़ने पर पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाए तब जो बने उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने की प्रोसेस है प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसे हमने नाम दिया डी डिफरेंशिएशन। तो यहां हुआ था विभेदन, यहां हो गया निर्विभेदन। पुनः विभाजन की क्षमता खत्म होगी और यहां बनेगा सेकेंडरी परमानेंट, तब ये बनने की प्रोसेस जो है वो कहलाएगी साथियों रीडिफरेंशिएशन, या इसे हम बोलते हैं पुनर्विभेदन। जैसे हम बात करें सबसे पहले डिफरेंशिएशन की, तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम और सूट एपाइकल मेरिस्टेम, इनसे नई कोशिकाएं उत्पन्न हुई। अब यदि इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता को खत्म करना है तो वो VED वैक्यूलाइजेशन, एनलार्जमेंट एंड डिपोजिशन होगा। चलिए यहां हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वाहिका ऊतकों का, मतलब ट्रैकरी एलिमेंट्स का एग्जाम्पल ले लें। तब चूंकि वो ट्रैकरी एलिमेंट्स मृत होते हैं तो इस दौरान डिफरेंशिएशन के दौरान उनका जीवद्रव्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लिग्नो सेल्यूलोजिक वॉल आ जाएगी जो सुदृढ़ व तन्यता पूर्ण होती है, जिससे उच्च तनाव में भी ये जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं ये जल का परिवहन करने में सक्षम हो।
आवश्यकता पड़ने पर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के द्वारा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है इसके एग्जाम्पल में है लेटरल मेरिस्टेम, या आप यहां याद कर लें कैम्बियम शब्द। और पुनः विभाजन की क्षमता नष्ट होगी तब बनेगा सेकेंडरी परमानेंट, जिसके द्वारा प्लांट की फाइनल वे संरचनाएं बनेंगी जो उसके विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं। यहां पर आपको यह भी याद करना होगा कि जो हमारा स्टेम होता है वो भी डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट रूट, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की क्षमता होती है। मतलब इनमें ही सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा मतलब इनमें ही वो प्रोसेस होने वाली है डी डिफरेंशिएशन की। तो डी डिफरेंशिएशन किस किस में होगा? डाइकॉट स्टेम, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट रूट, बिकॉज इनमें होती है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। अगली चीज जो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं कि पौधों की वृद्धि उन्मुक्त या ओपन होती है। क्यों? क्योंकि वो परिमित यानी कि सीमित, अपरिमित यानी कि असीमित दोनों हो सकती है। साथ ही साथ इनका जो विभेदन है, इनका जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन भी उन्मुक्त या ओपन होता है। उन्मुक्त या ओपन होने का मतलब है कि यहां पर भिन्न भिन्न संरचनाएं फाइनली बनेंगी डिफरेंशिएशन के दौरान, जो कोशिका के आंतरिक स्थान पर निर्भर करती हैं। आंतरिक स्थान का मतलब है कि भाई वो कोशिका को किस स्थान पर काम करना है। जैसे रूट एपाइकल मेरिस्टेम से बनी हुई कुछ कोशिकाएं एपिडर्मल सेल या बाह्य त्वचा के रूप में काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं मूल गोप के रूप में काम करती हैं। हम आ चुके हैं परिवर्धन पर। यहां समझना भाई, ये मेरे पास में मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम में यहां पर हो रही है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने का मतलब है इसके साइज में वृद्धि हो रही है। साइज में वृद्धि होने पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान कम होगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जैसे जैसे कम होगा, केंद्रक का कोशिका पर नियंत्रण कम होते जाएगा और नियंत्रण कम होने पर फाइनली होगा यहां पर सेल डिवीजन या कोशिका का विभाजन होगा। लगातार यही क्रम चलेगा। नई कोशिकाएं बनी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, नियंत्रण कम हो रहा है, नियंत्रण कम होने पर विभाजन हो रहा है। फाइनली यहां होने लगेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के दौरान इलोंगेशन का चरण आ रहा है और फाइनली मैचुरेशन के जोन में हमारी सेल पहुंची। और मैच्योर सेल जब जरावस्था या सेनिसेंस को प्राप्त करेगी तो उसकी हो जाती है मृत्यु। तो एक सेल के जीवन में सबसे पहले विभज्योत्की चरण, जिसके दौरान आकार बढ़ना, विभाजन होना, आकार बढ़ना, विभाजन होना, मास ऑफ सेल जैसे ही पैदा होगा, देन यहां पर स्टार्ट होगा विभेदन या डिफरेंशिएशन, फिर इलोंगेशन, मैचुरेशन एंड डेथ। ये सारी चीजें रहेंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में हमें दिया है, विच इज प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी वास्तव में कुछ और नहीं है बेटा, ये अनुकूलन है, ये एक तरह का अडॉप्टेशन है। मतलब पादप अपने आप को जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के लिए व अलग अलग पर्यावासों में अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए अपनी संरचनाओं में कुछ परिवर्तन करता है। बोले सर अलग अलग जीवन की अवस्था मतलब तरुण अवस्था व प्रौढ़ अवस्था, यंग एंड ओल्ड स्टेज, जीवित बनाए रखने के लिए अपनी संरचनाओं में कुछ परिवर्तन करेगा। ऐसे ही स्थलीय आवास मतलब भूमि पर मिलने वाला वो प्लांट, उसकी पत्तियां, उसकी संरचना अलग होगी। वही प्लांट जब जलीय आवासों में मिलेगा तो उसकी संरचना अलग रहेगी। इसी को हमने नाम दिया है प्लास्टिसिटी या सुघट्टता। मतलब उसके पास अपने अंदर परिवर्तन करने का चांस मौजूद है। बात करें कपास, धनिया और लार्किस्पर की, तो बेटा इनमें जीवन की अलग अलग अवस्थाओं वाली प्लास्टिसिटी पाई जाती है, सुघट्टता पाई जाती है। और चूंकि ये सुघट्टता पत्तियों के आकार में है, पत्तियों की संरचना में है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं विषम पर्णता या इसको हम नाम देते हैं हेट्रोफिली। ऐसे ही बात करें बटरकप, तो बटरकप में स्थलीय आवास में अलग तरह की पत्तियां देखने को मिल रही हैं,
जलीय आवास में पत्तियों के आकार में परिवर्तन हो चुका है। तो ये हैं प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल। बात करें डेवलपमेंट की, दो प्रक्रियाओं का योग है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, वृद्धि और विभेदन। ये डेवलपमेंट दो तरह के फैक्टर्स से कंट्रोल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर ऑलरेडी हमें पता है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में इन फैक्टर्स को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो वो दो प्रकार के हैं, अंतः कोशिकीय मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस में मिलने वाले फैक्टर, जिन्हें हम जेनेटिक कारक या आनुवांशिक कारक कहते हैं, जबकि दूसरे हैं इंटर सेलुलर या अंतर कोशिकीय, जो दो कोशिकाओं के बीच के अवकाश में हमें देखने को मिलेंगे, और इनको ही कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इनको ही कहा जाता है पादप वृद्धि नियामक, या यही है हमारे प्लांट हार्मोन। हमें इस चैप्टर में इन प्लांट हार्मोन को डिस्कस करना है। बेटा प्लांट हार्मोन दो तरह की कैटेगरी में है, एक है ग्रोथ प्रमोटर, दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर से हमारा मतलब है जो वृद्धि को प्रेरित करेंगे, इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आ रहा है। ग्रोथ इनहिबिटर जो वृद्धि के निरोधक होंगे, दूसरे भी काम करेंगे, जैसे जीर्णता लाना, सुप्तावस्था लाना, परिपक्वन लाना, ऐसे काम भी करेंगे ये इनहिबिटर वाले। इसमें आता है एब्सिसिक एसिड। बेटा एक हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन एक गैसियस पीजीआर है, फार्मूला है C2H4, लेकिन ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। आप देखें दोनों में है। बोले सर पेपर में यदि एथिलीन को चूज करना हो, तब हम एथिलीन को किस में रखेंगे? तो यदि पेपर में प्रमोटर और इनहिबिटर में से एक चूज करना हो, तो आप एथिलीन को चूज कर लेना ग्रोथ इनहिबिटर में, क्योंकि इसकी वृद्धि संदमक क्रियाएं ज्यादा हैं वृद्धि प्रमोटर क्रियाओं से। आइए इन हार्मोन के रासायनिक गुणों को देखें। जो ऑक्सिन है वो इंडोल एसिटिक एसिड होते हैं, जिब्रेलिन जो है वो टर्पीन्स है, रासायनिक रूप से क्या होते हैं? टर्पीन्स। बात करें साइटोकाइनिन की, ये एडेनिन के व्युत्पन्न है। एडेनिन आप सभी जानते हो, नाइट्रोजनी क्षार। इसका नेम याद रखें, N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। एब्सिसिक एसिड जो है ये कैरोटीनॉइड व वसा अम्लों के व्युत्पन्न है, और एथिलीन तो पता ही है C2H4 जो कि एक गैसियस पीजीआर है। अब हम आ चुके हैं हार्मोनों की खोज पर। सबसे पहला लाइन या पहला शब्द जो याद करें बेटा, लगभग सभी हार्मोनों की खोज एक संयोगात्मक घटना है, एक हादसे के रूप में है, एक चांस फैक्टर के रूप में है। तो ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिक अपने घर से बोलकर निकले कि आज मैं ये हार्मोन खोजने जा रहा हूं। वो कुछ और प्रयोग कर रहे थे, बट उन्हीं प्रयोगों के दौरान इन हार्मोन्स की खोज हो गई। यह एक संयोगात्मक घटना है, एक चांस वाली घटना है। सबसे पहले हम ऑक्सिन की खोज को पढ़ें, तो ऑक्सिन की खोज तो करी है FW वेंट ने, बट खोज जिन्होंने करी नहीं, बट कहीं ना कहीं उस खोज को होने के लिए जो शुरुआत के प्रयोग थे, वो प्रयोग जो आधार बने, वो प्रयोग किए चार्ल्स डार्विन व उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने। इन्होंने कैनारी घास के तने को यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से प्रकाश दिया। आप देख भी पा रहे होंगे, जब कैनारी घास के तने को एक तरफ से प्रकाश दिया जाता है, तब हमारे कैनारी घास के तने में वृद्धि होती है व प्रकाश की ओर ही वक्रण हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? ये जो हमारा कैनारी घास का स्टंप या तना है, प्रारंभ में इसके दोनों तरफ 50-50% ऑक्सिन है, तो वृद्धि बराबर चल रही है। जिस तरफ से आप लाइट देंगे, उस तरफ के ऑक्सिन की मात्रा डिस्ट्रक्ट होना, विघटित होना चालू करेगी, और कुछ मात्रा चली जाएगी अंधेरे वाले स्थान में। तो अब जहां सूर्य का प्रकाश गिरेगा, वहां 50% की तुलना में कम ऑक्सिन, जहां अंधेरा रहेगा वहां 50% की तुलना में ज्यादा ऑक्सिन रहेगा। अतः जिस तरफ कम ऑक्सिन बचा, उस वाले हिस्से ने ज्यादा वृद्धि करी, और वो बेंड हो गया सूर्य के प्रकाश की दिशा में, क्योंकि उस दिशा में उसे नीचे एक सपोर्ट मिल रहा था, जो सपोर्ट उस तने के शीर्ष को संभाल कर रखेगा। तो चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने
कैनारी घास के तने को, कोलियोप्टाइल को जब यूनिलैटरल प्रकाश दिया, एक तरफ से प्रकाश दिया, तो प्रकाश की ओर वृद्धि भी हो गई, प्रकाश की ओर वक्रण भी हो गया। इन्होंने बताया कि जो इसकी टिप है, कोलियोप्टाइल का जो टिप है, उसका जो शीर्ष है, वो संचारणीय प्रवाह का स्थल है। यहां पर निश्चित कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो वृद्धि करा रहा है। उस मटेरियल को FW वेंट ने आइसोलेट किया और ये किया जई के अंकुर के प्रांकुरचोल शिखर से, इसकी खोज इन्होंने करी। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। बेटा जापान के किसानों ने देखा कि धान के खेत में कुछ धान के पौधों की लंबाई असामान्य रूप से बहुत ज्यादा थी। उन्होंने धान के इन पौधों को मूर्ख, नवोद्भिद, पादप कहा और उन्होंने ये बताया कि ये रोग जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से हो रहा है। ई कुरोसावा जो वैज्ञानिक है वो आया और उसने जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा संक्रमित धान के पौधों के जीवाणु रहित निस्यंद को लिया और सामान्य धान के पौधों पर जब छिड़का, उसने पाया सामान्य धान के पौधों में भी वही रोग हो गया। अतः स्पष्ट है कि ये जो बकाने रोग है, ये जो असामान्य लंबाई के पादप हैं या ये जो मूर्ख नवोद्भिद पादप हैं, इनको होने के लिए जिम्मेदार जो है वो एक कवक है, वो एक फंजाई है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। बेटा एफ स्कूग व उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के इंटरनोडल रीजन, इंटरनोड आप समझ ही गए होंगे कि दो गठानों के बीच वाला हिस्सा, तंबाकू के इंटरनोडल रीजन से प्राप्त कोशिका पुंज को इन्होंने लिया जो अविभेदित था, अनडिफरेंशिएट हुआ। उसमें ऑक्सिन मिलाया लेकिन विभाजन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऑक्सिन मिलाने के बाद जब उसमें वाहिका ऊतक का सत्व अथवा ईस्ट सत्व अथवा कोकोनट मिल्क अथवा डीएनए सैंपल जब मिलाया, तब जाके उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। यहां से इन्होंने कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पदार्थ को खोजा व उसे नाम दे दिया काइनेटिन। ठीक है। नेक्स्ट है 1960 के मध्य के वर्षों में अलग अलग 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 निरोधकों की खोज करी, इनहिबिन बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में पाया ये तीनों रासायनिक रूप से सेम है और इन्हें नाम दिया एब्सिसिक एसिड। कजिन्स करके जो वैज्ञानिक हैं 1910 के दौरान इन्होंने बताया कि पके हुए संतरों से निकला एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके केलों को शीघ्रता से पका देता है। इन्होंने इस वाष्पशील तत्व की पहचान एथिलीन गैस के रूप में करी। तो ये तो थी खोज। हम आ चुके हैं हार्मोन पर। सबसे पहला हमारा जो हार्मोन है बेटा उसका नाम है ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों हमारे प्राकृतिक ऑक्सिन हैं, जबकि नेप्थेलीन एसिटिक एसिड 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये हमारे कृत्रिम ऑक्सिन है। ऑक्सिन का संश्लेषण कहां होता है? ये संश्लेषण होता है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स पर। ऑक्सिन का सबसे ज्यादा उपयोग हार्टिकल्चर यानी कि बागवानी में, मतलब गार्डन्स में माली के द्वारा, और एग्रीकल्चर में मतलब कृषि में किसानों के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि हम एक स्टेम कटिंग ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं गुलाब के स्टेम की कटिंग का। यदि उस कटिंग से नया गुलाब का प्लांट बनाना है तो आप उस कटिंग के नीचे ऑक्सिन को लगा दें, ऑक्सिन की सांद्रता को बढ़ा दें। तो स्टेम कटिंग में हमारा ऑक्सिन रूटनिंग को बढ़ाता है, जड़ों को उत्पन्न करता है। लो कंसंट्रेशन यदि रहेगा तो लो कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन में जड़ की लंबाई बढ़ती है। मैं तने पे बाद में आऊंगा, मैं पहले ही तने पर आ रहा था इसलिए। तो लो कंसंट्रेशन में ये जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन यदि यही ऑक्सिन जड़ों में हाई कंसंट्रेशन में रहा तो एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, अपस्थानिक जड़ों की वृद्धि करा देगा। स्टेम के लेवल पर आए तो स्टेम में हाई कंसंट्रेशन में ये लगातार तने की लंबाई को बढ़ाने वाला है, उसकी लेंथ को बढ़ाने वाला है। इस घटना को शीर्षस्थ प्रभाविता या एपाइकल डोमिनेंसी कहते हैं। आपने देखा होगा घास की लॉन यदि तैयार करनी है तब जो माली अंकल होते हैं वो घास के ऊपर के भाग को काटते रहते हैं। इससे होगा ये कि शीर्षस्थ कलिका हट जाएगी।
शीर्षस्थ कलिका हटेगी तो हमारे घास के तने में ऑक्सीजन की सांद्रता हो जाएगी कम, उच्च सांद्रता रहेगी, लंबाई बढ़ेगी। शीर्षस्थ कलिका को हटाने पर, सांद्रता कम होने पर अब हमारी जो घास है वो चौड़ाई में फैलना चालू करेगी, उसकी शाखाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही हम करते हैं चाय के बागानों में, क्योंकि वहां भी पेड़ को लंबा बनाने से ज्यादा जरूरी है पेड़ को घना बनाना। इसलिए आप देखेंगे चाय के बागानों में काम करने वाले महिला व पुरुष लगातार शीर्षस्थ कलिका को काटकर हटाते रहते हैं, जिसके द्वारा जो हमारा चाय का बागान है वो घना हो जाता है। बात करें पुष्प के लेवल पर तो फ्लावर के प्रेरित करता है। फलों में ये पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करेगा, वो भी टोमेटो में। यदि बात करें पुष्प की और पत्ती की, फल की, तो मेनली यहां एनसीईआरटी लीफ और फ्रूट के लिए लिख के देती है कि ये नई पत्ती व नए फलों के विलगन को रोकता है, मतलब उनको प्लांट से जोड़कर रखेगा। कोई नई पत्ती आई, नया फल आया, उसको तुरंत गिराएगा नहीं, लेकिन जो पुरानी पत्ती है, पुराने फल हैं, उनके विलगन को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन जो है वो सीड के अंकुरण को भी प्रेरित करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन सेल के आकार को बढ़ाता है। उस सेल का साइज बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मान कम हो जाएगा, परिणाम स्वरूप सेल में डिवीजन होगा। अतः ये रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है। आप सभी टिश्यू कल्चर शब्द से परिचित हैं, जो हमने बायोटेक में भी डिस्कस किया था। तो टिश्यू कल्चर में जो कैलस होता है, यदि उस कैलस कल्चर में हम ऑक्सीजन को डाल दें तो चूंकि ये डिवीजन को प्रमोट करेगा, अतः डिवीजन के प्रमोट होने से साइज ऑफ कैलस इंक्रीज होगा। साथ ही साथ उस कैलस में एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। वह याद रखें VIMP है, हमारा ऑक्सीजन जाइलम के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। मतलब मेरिस्टेम से बनी जो कोशिकाएं हैं, यदि उन कोशिकाओं से जाइलम बनाना है, वाहिका ऊतक बनाने हैं, संवहन ऊतक बनाने हैं, तो आपको वहां पर ऑक्सीजन का यूज करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाइलम के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। बट यदि यहीं पर क्वेश्चन आ जाए ओवरऑल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कौन करता है, तो साथियों ओवरऑल डिफरेंशिएशन के लिए आपको आंसर लगाना है साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन केवल और केवल जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करेगा, ये बाकी डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने वाला नहीं है। एक और चीज यहीं पर याद करना आप लोग, बेटा एक होता है 2,4-D, जिसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये है हमारा डाइकॉट वीडीसाइड, द्विबीजपत्री खरपतवार नाशी। चूंकि ये द्विबीजपत्री पादपों को मारेगा, तो हम हमारे एक बीजपत्री फसली पादपों के खेत में इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा फसली पादप मोनोकॉट है। ये मारेगा किसको? डाइकॉट खरपतवार को। ऐसे ही एक है डेलपॉन। जो डेलपॉन है वो है मोनोकॉट वीडीसाइड या एक बीजपत्री खरपतवार नाशी। और मोनोकॉट वीडीसाइड का मतलब है हम इसको डालेंगे द्विबीजपत्री फसली पादपों के खेत में, जिससे उसको मिलेगी सुरक्षा, और जो एक बीजपत्री खरपतवार होगी वो हो जाएगी नष्ट। चलिए स्टार्ट करें। जिब्रेलिन सबसे पहले खोजा गया जो जिब्रेलिक एसिड है वो है GA3, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस GA3 की खोज के बाद हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड और खोजे गए, जिन्हें क्रमशः नंबर दिया गया GA1 GA2 से लेकर GA100 तक। बेटा आज भी सबसे ज्यादा सघनता से यदि किसी का अध्ययन और सबसे ज्यादा उपयोग किसी जिब्रेलिक अम्ल का किया जाता है वो GA3 है। सभी GAs जो है नाम में ही है एसिड, तो ये अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। इनका मुख्य काम है ये अक्ष की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेंथ को बढ़ाने के लिए यहां हम इसके कुछ अनुप्रयोग देखें तो सबसे पहला है ये अंगूर में डंठल की लंबाई को बढ़ा देते हैं। गन्ने के खेतों में जब जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है तो ये गन्ने के इंटरनोड का इलांगेशन करा देते हैं, जिससे प्रति एकड़ 20 टन उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आनुवांशिकता बोना। आनुवांशिकता बोना मतलब स्मॉल टी प्लांट पर भी यदि इसका छिड़काव कर दें, मटर पे मक्के पे यदि छिड़काव कर दें तो उसको लंबा बना देते हैं। बट आप इस लंबे का मतलब कभी भी
कैपिटल टी मत समझ लेना। ये जो आनुवंशिकता बौना था, जिसको जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा हमने लंबा किया, ये लंबा तो बन गया, लेकिन अभी भी इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। यदि अगली पीढ़ी में ऐसे लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे से करवाया जाए, तब भी सारे के सारे पौधे बौने ही बनेंगे, क्योंकि ये भी तो बौना ही प्लांट था। अरे भाई, इसको हमने बाहर से जिब्रेलिक अम्ल देकर लंबा बनाया, इसके जीन में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, अतः उसका जीनोटाइप जो है वो अभी भी रहेगा बौना ही। ये चुकंदर व पत्ता गोभी जैसे रोजेट स्वभाव जिनमें पत्तियां गोलाकार क्लस्टर्स में चक्र में निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं रोजेट स्वभाव के पादप। तो ये चुकंदर व पत्ता गोभी जिनमें पत्तियां क्लस्टर्स में होती हैं, बंच में होती हैं, उन रोजेट स्वभाव के पादपों में पुष्पन से पहले इंटरनोड का इलांगेशन करता है। ये लिखा है इंटरनोड इलांगेशन बिफोर फ्लावरिंग। पुष्पन से पहले इंटरनोड का इलांगेशन करता है और इसी घटना को बोलते हैं बोल्टिंग। तो याद रखें, नंबर 1, अंगूर में डंठल, गन्ने में इंटरनोड, आनुवंशिकता बौने पौधे को लंबा, चुकंदर व पत्ता गोभी में बोल्टिंग को प्रेरित किया। अगला पॉइंट, एल्कोहल इंडस्ट्री में माल्टिंग को प्रमोट करते हैं। किशोर शंकुधारी वृक्षों में ये मैच्योरिटी को तेज करते हैं, जिससे बीजों का निर्माण जल्दी हो जाए। ग्वावा व एप्पल में ये जीर्णता को रोकते हैं। जीर्णता को रोकने से हमारा मतलब यह है कि परिणाम स्वरूप जो फल हैं वो वृक्ष पर लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, और जब लंबे समय तक फल जुड़े रहेंगे तो वो प्रॉपर सेप भी ग्रहण करेंगे व मौसम के बाद भी मार्केट में आते रहेंगे। आइए स्टार्ट करें साइटोकाइनिन को। बेटा, ये जो साइटोकाइनिन है, इसका प्रभाव होता है साइटोकाइनेसिस पर, कोशिका द्रव्य विभाजन पर। साइटोकाइनिन एडेनिन के व्युत्पन्न होते हैं, जिनकी काइनेटिन के रूप में खोज हेरिंग्स स्पर्म डीएनए से हुई, लेकिन ये काइनेटिन प्राकृतिक रूप से प्लांट में नहीं पाया जाता। प्लांट में काइनेटिन के समान पदार्थ जियाटिन की खोज कॉर्न कर्नल मतलब मक्के की अस्थि व कोकोनट मिल्क नारियल के दूध से हुई। ये कहां मिलेगा हमें? साइटोकाइनिन के समान पदार्थ जियाटिन ज्यादा मात्रा में प्लांट में ये मिलेगा तीव्र कोशिका विभाजन क्षेत्रों में। और तीव्र कोशिका विभाजन क्षेत्रों को याद करने के लिए तुम याद कर लेना RSDY, रसदी, रूट एपेक्स, सूट एपेक्स, डेवलपिंग सूट बर्ड एंड यंग फ्रूट में मिलेगा। काम क्या करेगा? इसका काम है न्यू लीफ फॉर्मेशन, नई पत्ती को बनाना, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट को बनाना, लेटरल सूट ग्रोथ, प्ररोह पार्श्व वृद्धि और एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, अपस्थानिक प्ररोह वृद्धि, ये काम करेगा। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है उसको याद रखना, स्टार लगा रखा है मैंने, ये एपाइकल डोमिनेंसी से छुटकारा दिलाता है व न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, पोषकों के चक्रण को बढ़ाकर ये पत्तियों की जरावस्था में देरी करता है, उसके सेनिसेंस को रोकता है। यहां से थोड़ा और आगे चलें तो हमें मिलेगा एथिलीन। एथिलीन इज अ गैसियस पीजीआर जो जरावस्था को प्राप्त होते हुए भागों व पकते हुए फलों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। दो काम, ग्रोथ प्रमोटिंग भी, ग्रोथ इनहिबिटिंग भी। आइए नंबर 1 से स्टार्ट करें। ये बीज व कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है, लेकिन सब में नहीं, आलू के कंदों व मूंगफली में। ये गहरे पानी के धान के खेतों में पिटियोल का इलांगेशन, पिटियोल यानी पर्णवृंत को लंबा कर देगा, इंटरनोड का इलांगेशन कर देगा। परिणाम स्वरूप ये संरचनाएं पानी की सतह से ऊपर आ जाती हैं। ये मूल व मूलरोम में वृद्धि कराता है, जिससे जल अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। तो ये 3 काम ये हो गए। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब अक्ष में अनुप्रस्थ वृद्धि कराता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस मतलब अक्ष में फुलाव करा देता है। और एपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स मतलब द्विबीजपत्री नवोद्भिदों में अंकुश संरचना जो प्लांट के अंकुरण के समय बनती है, उस अंकुश संरचना को बनाता है, जिसके द्वारा संरचनाएं बाहर निकलेंगी। ये पत्तियों व फलों में जरावस्था व विलगन को बढ़ा देता है। इसी का एक काम है
कपास, चेरी व अखरोट में फूल व फलों का विलगन प्रमोट करेगा। बेटा हमारा जो एथलीन है ये फलों को पकाने में सहायक है और फलों के पकने के दौरान श्वसन की रफ्तार में वृद्धि हो जाती है और जिस समय ये श्वसन बहुत स्पीड से होता है फलों के पकने के दौरान उस श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ये खीरे में मादा पुष्पन को प्रमोट करता है, मैंगो में पुष्पन को प्रमोट करता है, अनानास में पुष्पन को भी प्रमोट करेगा व फलों में समकालिता को लेकर आएगा, सिंक्रोनाइजेशन करेगा फ्रूट सेट में। बेटा एथिलीन का एक सबसे ज्यादा उपयोगी कंपोनेंट है इथेपॉन, जो जलीय घोल के द्वारा पादपों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होकर ये ट्रांसमिट होता है ऊपर तने की तरफ और जब ये ट्रांसमिट होगा तने की ओर तो धीरे धीरे एथिलीन गैस को छोड़ेगा। इस घटना का उपयोग हम टमाटर व सेव फल में फलों को पकाने के लिए करते हैं। लास्ट जो हमारा हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। ये विलगन व प्रसुप्ति का कारक है, पादप की वृद्धि व उपापचय को निरोधित करेगा। बेटा सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। वास्तव में इसका काम यह है कि जब सीड का निर्माण हुआ, मान लेते हैं जब अभी चने की फसल हमारे खेतों में लगी है और जस्ट फरवरी एंड में या मार्च की 15 मार्च तक जब चने परिपक्व हो जाएंगे उस समय हर बीज में थोड़ा ना थोड़ा एब्सिसिक अम्ल बन जाएगा। ये एब्सिसिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीज के में सुप्तावस्था को प्रेरित करेगा। तो सर कैसी बात करते हो, सुप्तावस्था को प्रेरित कर रहा है, ये तो खराब हुआ ना। अरे भाई बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय हमारे फसल के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उसमें तो अंकुरण होना ही नहीं था। यदि उस समय अंकुरण होता प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान तो हमारी फसल पैदा ही ना होती। इसलिए उस समय जो हमारा एब्सिसिक अम्ल है वो बीज के अंकुरण को रोकता है, उसमें सुप्तावस्था को प्रेरित करेगा। जल तनाव की स्थिति में स्टोमेटा को बंद करेगा। जल तनाव की स्थिति का मतलब क्या है, मिट्टी में पानी कम, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा। यदि इस समय स्टोमेटा खुले रह गए तो वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा और वाष्पोत्सर्जन होने पर पूरे के पूरे जल की जलवाष्प के रूप में हानि हो जाएगी जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। इसलिए उस समय हमारा एब्सिसिक अम्ल स्टोमेटा को बंद कर देगा। तो आप देखें बीज को प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए सुप्तावस्था में डाल दिया, प्लांट को जल तनाव का सामना करने के लिए स्टोमेटा बंद कर दिए, मतलब ये तनावों को सहन करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ये सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन व डॉर्मेंसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल शुष्कन व अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें बचाता है। बेटा ये प्लांट के हार्मोन, इनकी एक्शन या तो इंडिविजुअल होती है या एडिटिव होती है। मतलब या तो ये हार्मोन अलग अलग काम करेंगे या फिर साथ साथ काम करेंगे। जब साथ साथ काम करेंगे तो दो तरह से, या तो एंटागोनिस्ट यानी एक दूसरे के विरोधाभासी, जैसे कि जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन बोल रहा है मैं बीज का अंकुरण कराऊंगा, एब्सिसिक अम्ल कह रहा है मैं बीज का अंकुरण नहीं कराऊंगा। या फिर इनकी एक्शन योगवाही होगी, मतलब सिंगोनिस्टिक टाइप की होगी, जैसे ऑक्सिन भी सेल के डिवीजन को प्रमोट करा रहा है, साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन को प्रमोट करा रहा है। ये सारे के सारे हार्मोन एनवायरमेंटल फैक्टर या जिन्हें बाह्य कारक बोलते हैं और प्लांट के इंटरनल फैक्टर मतलब जेनेटिक कारकों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने इन सारी चीजों को यहां पर डिस्कस किया। तो यदि हम टोटल इस चैप्टर की बात करें तो टोटल इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया ग्रोथ को। अगला हमने डिस्कस किया क्या वृद्धि हमारी माप योग्य है अथवा माप योग्य नहीं है। फिर हमने वृद्धि के लिए दशाएं देख ली, दशाओं के बाद में हमने वृद्धि की दर को देख लिया, दर के बाद हम लोगों ने यहाँ पर परिवर्धन पढ़ा और परिवर्धन में ही हमने पढ़ डाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इस तरह से हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो लास्ट चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। बने रहे MGCI यूट्यूब चैनल के साथ और लगातार अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।